अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड की सेकेंडरी सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान बुक 1 जो पीटर मॉस की लिखी हुई है उसकी कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज उसका हम चैप्टर 2 देखेंगे जिसमें वेदर और क्लाइमेट के बारे में बात है। अच्छा जी, वेदर और क्लाइमेट में कुछ फ़र्क होता है। क्लाइमेट को हम उर्दू में कहते हैं आबो हवा। क्लाइमेट का मतलब होता है कि किसी इलाके में साल हर साल किस तरह के मुख्तलिफ मौसम होते हैं। यानी क्लाइमेट को जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें सारे साल जो कुछ होता है वो सब मिला के बात की जाती है। जैसे अगर कराची की बात करें तो कराची का क्लाइमेट जनरली मरतूब है, यानी मिडल में रहता है। बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, एक मिक्स क्लाइमेट है। तो इसमें हमने पूरे साल का तज़किरा कर लिया, सर्दी की बात भी कर ली, गर्मी की बात भी कर ली, बारिशों की बात भी कर ली। आम तौर पे वेदर क्लाइमेट को जब डिस्कस करते हैं तो टेम्परेचर और रेनफॉल ये दो मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो डिस्कस किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं वेदर। जबकि दूसरी तरफ क्या है, वेदर जो है वो किसी एक दिन आज का मौसम कैसा है, तो वेदर को हम मौसम से ताबीर करते हैं। वेदर इज़ अ क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन एनी वन डे। किसी भी एक दिन कैसा मौसम है ये वेदर बताता है। इन अ डेजर्ट there may be one day of showers, but this may be the only rain it gets during the year. किसी सहरा में ऐसा हो सकता है कि किसी दिन बारिश हो रही हो, लेकिन वो शायद कई सालों में एक दफ़ा ही या उस पूरे साल में एक दफ़ा ही वो बारिश हुई हो। तो उस एक बारिश को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि सहरा का क्लाइमेट जो है वो रेनी है, बल्कि सहरा का क्लाइमेट तो ड्राई है। हाँ, उस दिन का वेदर रेनी था, यूँ बात होगी। इसी तरह से इन्होंने कहा इन दी आर्कटिक रीजन। आर्कटिक क्या है? नॉर्थ पोल। तो दुनिया के दो पोल है ना, ये आर्कटिक कहलाता है, ये एंट आर्कटिक कहलाता है। आर्कटिक इज नॉर्थ पोल, एंट आर्कटिक इज साउथ पोल। तो इन द आर्कटिक रीजन ड्यूरिंग इट्स शॉर्ट समर, क्योंकि समर कम ही होता है, देयर माइट बी अ फ्यू डेज व्हेन द टेम्परेचर इज क्वाइट हाई। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो अच्छी खासी मुनासिब गर्मी होती है वहाँ पे, हालांकि वैसे जमा रहता है वो। तो यूं बात ये समझाना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट इज़ लॉन्ग रन ओवरऑल, साल हर साल में कैसा मौसम रहता है, और वेदर के उस दिन, किसी ख़ास दिन, किसी ख़ास हफ्ते में कैसा मौसम रहा। तो ऐसा हो सकता है कि किसी दिन आर्कटिक में भी गर्मी हो। सो क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशंस ओवर अ होल ईयर। पूरे एक साल में जो भी मौसम के हालात रहते हैं उनको मिला लें तो आब हवा बनती है, क्लाइमेट बनता है। The desert, in spite of one day of showers, has a hot, dry climate. जैसे मैंने कहा कि सहरा में चाहे एक दिन बारिश हो रही हो, लेकिन उसका जो क्लाइमेट है, उसकी आबो हवा जो है वो कहलाएगी कि वो गर्म है और खुश्क है। The Arctic region, despite a few days of sunshine, has a bitterly cold climate. और आर्कटिक रीजन की, आर्कटिक एरिया की, नॉर्थ पोल की जो क्लाइमेट है, चाहे कुछ दिन के लिए धूप निकले भी, लेकिन वो बहुत सख्त ठंडी क्लाइमेट कहलाएगी। द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी मुल्क की क्लाइमेट को मालूम करना, और वो क्लाइमेट ख़ुद उस मुल्क के लिए बहुत अहम होती है। इट डिसाइड्स व्हाट क्रॉप्स कैन बी ग्रोन देयर एंड हाउ मैनी पीपल एंड हाउ द पीपल लिव। क्लाइमेट से फैसला होगा कि कौन सी फसलें वहाँ उग सकेंगी और लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारेंगे। There is no point in trying to grow rice on the dry cold plains of Central Asia, nor mangoes in the northern Russia. Bananas will not grow in Siberia, nor cotton in northern Canada. तो जहाँ का क्लाइमेट ऐसा नहीं है जो उस ख़ास तरह की फसल को सपोर्ट करे, तो वहाँ पे वो चीज़ें उगाना बेकार हैं। कुछ चीज़ें गर्मी में ही उगती हैं, कुछ चीज़ें सर्दी में ही उगती हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा रेनी इलाकों में उगती हैं, कुछ चीज़ें ड्राई एरियाज़ में उगती हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अगर आप चावल उगाएंगे खुश्क जो प्लेन्स हैं, खुश्क मैदानी इलाकों में जो सेंट्रल एशिया के हैं, या आप आम उगाएंगे रशिया के नॉर्थ में जो बहुत ठंडा है, या बनानाज उगाएंगे साइबेरिया में, वो भी बहुत ठंडा है, या कॉटन उगाएंगे नॉर्दर्न कनाडा में, वो भी बहुत ठंडा है। ये सारे गर्मियों के की फसलें हैं।
या पौधे हैं। What causes different climate? क्लाइमेट में तब्दीली की क्या क्या वजूहात होती हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्यों, जैसे मैंने कहा था, क्लाइमेट में दो चीज़ें देखी जाती हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल। आमतौर पे ये देखा जाता है। तो क्यों किसी इलाके का टेम्परेचर कम और ज़्यादा है और क्यों किसी इलाके में बारिश कम और ज़्यादा होती है? इसकी कई वजूहात हैं। उसमें से एक वजह तो है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। हमारी दुनिया, अगर सूरज को दूर देखा जाए, छोटा सा सूरज बनाया जाए और दुनिया को करीब से देखा जाए, तो हमारी दुनिया का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। थोड़ी टिल्टेड है ना दुनिया हमारी, और ऐसे ऐसे घूम रही है। तो वो हिस्सा जो सूरज के बिल्कुल सामने है, वो बीच का हिस्सा, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। आम तौर पे इक्वेटर पे ज़्यादा धूप पड़ती है, सीधी धूप पड़ती है। तो इक्वेटर के जो करीब करीब के रीजन्स हैं, इन रीजन्स में नॉर्मली गर्मी ज़्यादा पाई जाएगी, और जो इक्वेटर से दूर होते जाएंगे तो गर्मी कम होती जाएगी। तो यही बात इन्होंने कहा कि इक्वेटर से कितना फासला है, इससे तय होगा कि आपकी टेम्परेचर कैसे हैं। नॉर्मली द क्लोज़र वी आर टू द इक्वेटर द वार्मर एंड वेटर इट विल बी। आम तौर पे जब हम इक्वेटर के करीब होंगे तो हम ज़्यादा गर्म इलाकों में होंगे और ज़्यादा बारिशें भी होंगी वहाँ पे। बारिशें ज़्यादा क्यों होंगी और गर्मी क्यों होगी? गर्मी क्यों होगी की तो वजह मैंने बता दी कि सूरज डायरेक्टली शाइन करता है इक्वेटर पे सारा साल। और बारिशें भी यहाँ इसलिए ज़्यादा होंगी कि जब सूरज शाइन करेगा तो यहाँ पे जो समंदर हैं इनमें एवेपोरेशन होगी, पानी पानी बुखारात बन के हवा में जाएगा, और फिर जब वो हवा में बादल बन के जाएगा तो बरसेगा भी। एट द नॉर्थ और साउथ पोल्स इट विल बी बिटरली कोल्ड। नॉर्थ और साउथ पोल पे तो ठीक ठाक सर्दी होगी, बड़ी सख्त सर्दी होगी। कह सकते हैं इसका तर्जुमा कि कड़ाके की सर्दी होगी। और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है कि कोई इलाका मैदानी इलाका है और कोई इलाका पहाड़ी इलाका है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं पहाड़ों पे, तो आपका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। द हायर वी आर द कोल्डर इट इज़। जितना ऊपर जाएंगे उतना ही सर्दी होगी। एक तो ऊपर जाना यूं है दुनिया के अंदर, लैटिट्यूड के अंदर ऊपर नीचे जाना, और एक है कि पहाड़ों का होना, पहाड़ों के ऊपर ऊपर जाना, हाइट का बढ़ना। तो एल्टीट्यूड कहलाता है हाइट के बढ़ने को। हाइट की मेजरमेंट को एल्टीट्यूड कहते हैं। तो एल्टीट्यूड ज़्यादा है मतलब ऊपर चले गए आप। ऊपर जाके सर्दी क्यों होती है? क्योंकि जैसे एयर कंडीशनर काम करता है, एयर कंडीशनर पता है कैसे काम होता है? कि एक आसानी के लिए, आसानी से अगर मैं बताऊं तो एक मोटी ट्यूब होती है, वो जॉइन होती है एक पतली ट्यूब से, ठीक है? या बहुत सारी मोटी ट्यूब्स होती हैं, वो जॉइन होती हैं बहुत सारी पतली ट्यूब से, और फिर ये जाती हैं, ये कंप्रेसर एक मशीन होती है उससे जॉइन होती हैं। फिर कंप्रेसर जो है वो यहाँ से वापस जॉइन होता है, और कंप्रेसर गैस को पुश करता है इस डायरेक्शन में। तो जब पतली ट्यूब से गैस एकदम से मोटी ट्यूब में आती है तो गैस को खुलने का मौका मिलता है। गैस के मॉलिक्यूल्स खुल जाते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस पे आ जाते हैं। जैसे ही वो डिस्टेंस पे आते हैं तो एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं, और उसके आसपास की जो ट्यूब है वो ठंडी हो जाती है। यहाँ पे पंखा लगा के हवा अंदर मारना शुरू कर देते हैं। ये आपके एसी का इनर होता है। फिर आगे जाके इसको आप दोबारा कंप्रेसर की वजह से पुश होती है पतली ट्यूब में गैस। पतली ट्यूब में गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर में आ जाती है गैस। प्रेशर में आ जाती है तो गैस गर्म हो जाती है। गर्म होती है तो अपने आसपास की ट्यूब को गर्म कर देती है। यहाँ पे एसी का आउटर लगा होता है, और वो पंखा लगा के इस गर्मी को बाहर निकालता है। यूँ ये चक्कर चलता रहता है। पॉइंट जो बताना था वो ये था कि जब प्रेशर कम होता है, खुला होता है, प्रेशर कम होता है, तो ऑटोमेटिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होते हैं गैस के, और वो दूर दूर होने की वजह से कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दुनिया में जितना आप नीचे की सतह पे होंगे, ऊपर से हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम कहते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो हवा जो है वो थोड़ी फैलेगी, एक्सपैंड होगी।
एक्सपेंड होगी तो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। तो इसीलिए हायर वी आर द कोल्डर इट इज़, जितना ऊंची जगह पे जाएंगे उतनी सर्दी महसूस करेंगे। माउंट किलिमंजारो which is 5,200 meters high is almost right on the equator, बिल्कुल इक्वेटर पे मौजूद है जहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा होती है दुनिया में, लेकिन चूंकि ऊंची है तो येट इट्स टॉप इज कवर्ड विद स्नो ऑल ईयर राउंड, सारा साल इस पे बर्फ जमी रहती है इसके टॉप पे। लेस देन 100 किलोमीटर्स अवे, इसी से थोड़ा सा ही दूर, तकरीबन 100 किलोमीटर दूर, ऑन द प्लेन एट अबाउट सी लेवल, समंदर की सतह के करीब एक मैदानी इलाके में, द एवरेज टेम्परेचर ऑल ईयर राउंड इज अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर मौजूद है प्लेन इलाकों में जो ऊंचा नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि इक्वेटर के करीब भी अगर कोई चीज़ ऊंची हो जाएगी तो वहाँ भी टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है। फिर प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस, प्रॉक्सिमिटी कहते हैं नियरनेस को, टू द सी, कोई चीज़, कोई जगह, कोई इलाका समंदर के कितना करीब है। समंदर जो है वो भी आबो हवा को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कराची की, कि कराची से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए वो इलाके जो समंदर के करीब नहीं हैं, तो वहाँ का आबो हवा, वहाँ का मौसम बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और जो इलाके समंदर के करीब होते हैं उनकी आबो हवा और मौसम बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। द टेम्परेचर ऑफ द ओशन डज नॉट वेरी मच फ्रॉम समर टू विंटर, समंदरों का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं होता गर्मियों और सर्दियों में। यूजुअली द सी कीप्स places near the coast cooler in summer and milder in winter than those in the interior of large countries. जो इलाके समंदर के पास होते हैं वो गर्मियों में थोड़े निस्बतन ठंडे रहते हैं, सर्दियों में निस्बतन गर्म रहते हैं। माइल्डर इन विंटर यानी कम सर्दी होती है विंटर्स में उन इलाकों के मुकाबले में जो कि अंदर की तरफ हों किसी मुल्क के। अब आप देखिए कराची, लाहौर और साइबेरिया के टेम्परेचर्स देखिए। एक ही महीना है, उसमें एक ही मुल्क है कराची, लाहौर। तो कराची में जो है वो जनवरी में इतनी सर्दी नहीं है, जबकि लाहौर में ज़्यादा है, और साइबेरिया में तो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से जून में कराची में बहुत गर्मी नहीं है, लाहौर में निस्बतन ज़्यादा है। टेम्परेचर का डिफरेंस साइबेरिया में भी काफ़ी आया, डिफरेंस काफ़ी आया। तो कराची में जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, 11 का है, और लाहौर में सर्दी से गर्मी में डिफरेंस 22 का आया। साइबेरिया में सर्दी से गर्मी का डिफरेंस 60 डिग्रीज का आ गया। तो इस टेम्परेचर चार्ट को देखिए। Why do you think there is such a difference in summer and winter temperature in Lahore and Siberia as compared to that in Karachi? आपका क्या ख्याल है कि ये क्यों इतना टेम्परेचर का डिफरेंस है? तो छोटी सी डिस्कशन टीचर ज़रा क्लास में करें कि बच्चों का क्या ख्याल है, और बच्चों से राय पूछें। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस राय पूछ लें, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी, तो आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। जो समंदर का पानी है वो चूँकि बहुत ज़्यादा है, उसकी कोस्ट के आगे आगे जो पानी मौजूद है वो बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है। बल्कि मैं आपको शो करता हूँ। देखिए कि जो हमारा शहर है कराची, आपको दिख रहा होगा यहाँ कहीं, कराची, ये कराची। कराची के साहिल के साथ या किसी भी मुल्क के साहिल के साथ जो समंदर है वो आगे देखें तो बहुत समंदर है, मुल्क से बड़ा समंदर है। तो समंदर जो है वो ज़मीन के मुकाबले में मुख्तलिफ़ तरीक़े से सूरज की तपिश को बर्दाश्त करता है। जैसे ही ज़मीन पे सूरज की तपिश पड़ती है तो ऐसा नहीं है कि ज़मीन के मॉलिक्यूल्स हवा में दाखिल होकर ज़मीन को ठंडा कर देंगे, लेकिन पानी में ये आसानी है कि पानी पे अगर तपिश पड़ेगी तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपोरेट होंगे और वो पानी को ठंडा रखेंगे निस्बतन। तो एक मुख्तलिफ़ तरह का आबो हवा होती है समंदर की। खुश्की के मुकाबले में समंदर की आबो हवा मुख्तलिफ होती है। खुश्की पे जब सूरज की धूप पड़ती है तो वो खुश्की को गर्म करती है, ज़मीन को गर्म कर देती है, और वो ज़मीन देर तक गर्म भी रहती है। और पानी पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसका रिएक्शन खुश्की के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जब दिन में सुबह सुबह जब सूरज निकलता है, धूप पड़ती है, तो समंदर ठंडा होता है और ज़मीन गर्म होना शुरू हो जाती है।
जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर जो हवाएं हैं वो ऊपर उड़ना शुरू होती हैं, ऊपर उठना शुरू होती हैं, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है। उस ऊपर उठती हुई हवा को कंपनसेट करने के लिए, उस खला को पुर करने के लिए समंदर की तरफ से ठंडी हवा दाखिल होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से कोस्ट के इलाके ठंडे रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब शाम होती है तो ज़मीन निस्बतन ठंडी होना शुरू होती है धूप कम होने की वजह से, लेकिन समंदर उस वक्त भी कुछ अपनी एनर्जी को या गर्मी को रिटेन करता है जो कि सारा दिन उसके ऊपर पड़ी होती है, जिसकी वजह से हवाएं जो हैं वो समंदर की तरफ से ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि समंदर निस्बतन गर्म है। अब ज़मीन की तरफ से हवा वापस समंदर की तरफ चलना शुरू करती है। यूँ सारा दिन हवा दो तरफ़ा चलती रहती है कोस्टल इलाकों में, साहिली इलाकों में सारा दिन कभी हवा इधर से उधर, कभी हवा उधर से इधर चलती रहती है। इस हवा के चलने से मौसम दरमियाना रहता है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। और इसी तरह से बरसात भी ज़्यादा होती है कोस्टल इलाकों में नॉर्मली। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो जो सवाल था इनका कि क्यों टेम्परेचर का डिफरेंस कम है साहिली इलाकों में जैसे कि कराची, तो इसका जवाब है कि द विंड्स ड्यूरिंग द डे एंड नाइट कीप द टेम्परेचर मॉडरेट। ठीक है, दरमियाना रखती हैं। जब गर्मी होने लगती है तो समंदर की तरफ से हवा आ जाती है, उससे फिर मौसम दरमियाना हो जाता है। सर्दी होने लगती है तो दोनों में से जो चीज़ गर्म होती है वो हवा को गोल घुमाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो हवा क्योंकि गोल गोल घूमती रहती है समंदर के इलाकों में, जिनको हम सी ब्रीज कहते हैं, समंदर की हवाओं को, तो उसकी वजह से तो आसान सा जवाब है सी ब्रीज कीप दी टेम्परेचर डिफरेंस इन टेम्परेचर लोअर इन द कोस्टल एरियाज। फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, नॉर्मली बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, वो है ओशन करंट्स। जो समंदर है ना, बड़े बड़े समंदर, और सूरज की धूप पड़ने से इनके अंदर भी गर्मी पैदा हो रही है, जैसे ये समंदर है या ये समंदर है, कितना बड़ा समंदर है। ठीक है ना, दुनिया में ज़्यादातर हिस्से की जो सरफेस है वो समंदर से ढकी हुई है। तो जब धूप पड़ती है इस समंदर के इलाके में जो इक्वेटर पे है, ये गर्म होता है, और जो ऊपर वाले समंदर हैं ये ठंडे होते हैं। तो आपको पता है गर्म चीज़ें, पानी या हवा ऊपर उठती है, तो जब ये पानी थोड़ा सा गर्म होता है, इसमें एक मूवमेंट होती है, ये थोड़ा सा ऊपर उठता है निस्बतन, तो जो ठंडे इलाकों का पानी है वो नीचे से अंदर ही अंदर बहना शुरू कर देता है इक्वेटर की तरफ, और इक्वेटर का पानी ऊपर ही ऊपर बहना शुरू कर देता है ऊपर और नीचे, नॉर्थ और साउथ की तरफ, बाकायदा ऐसे जैसे कि समंदर के अंदर दरिया बह रहे हों, अंदर ही अंदर आपको बाकायदा समंदर में बहने का अमल महसूस होता है। इसको करंट कहते हैं। बहुत से समंदरी जहाज़, चूँकि साल हर साल ये करंट एक जैसा रहता है, बहुत से समंदरी जहाज़ क्या करते हैं, वो जानते हैं कि इस इलाके में ऊपर वाला करंट यहाँ से यहाँ बह रहा है, और अगर उनको इस तरफ जाना होता है तो वो अपने आप को उस करंट के ऊपर ले जाते हैं, ताकि वो उस करंट के साथ साथ बहते हुए वहाँ चले जाएं जहाँ उनको जाना है। करंट पे बहने से फ़ायदा ये होता है कि उनकी एनर्जी बहुत कम खर्च होती है, खुद ब खुद ही पानी उनको बहाता हुआ ले जाता है। बिल्कुल इसी तरह से समंदर के अंदर भी करंट्स बह रहे होते हैं। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और यूट्यूब लगा के ज़रा सर्च कीजिए फाइंडिंग नीमो। एक बड़ी मज़ेदार सी एनिमेटेड कहानी थी। उसमें एक जगह वो नीमो को ढूंढते हुए नीमो के अब्बू जो हैं वो कछुओं के साथ समंदर के करंट में दाखिल होते हैं। तो वो ज़रा सीन देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि समंदर के अंदर जो करंट होता है वो कैसे तेज़ी से बह रहा होता है, बाकायदा एक दरिया नुमा बह रहा है समंदर के अंदर ही। तो ज़रा सर्च कीजिए, फाइंडिंग नीमो लिखिए और करंट लिखिए। करंट कहते हैं बहने के अमल को। ठीक है, ये कर लीजिए, फिर हम वापस शुरू करते हैं। जी जनाब, तो आपने देख लिया कि किस तरह से करंट्स जो हैं वो होते हैं।
ओशंस के अंदर सतह के ऊपर भी करंट होते हैं और अंडर द सरफेस ऑफ द सी भी करंट चल रहे होते हैं, पढ़ते हैं इसको. In some parts of the world, ocean currents also affect temperature. The cold Humboldt current from Antarctic sweep up from the west coast of South America and keeping countries like Peru, which is well within the tropics, quite cool. पेरू जो है वो ट्रॉपिक से करीब है और उसको गर्म होना चाहिए, लेकिन उसके पास से एक करंट गुजर रहा है जो कि ऊपर से ठंडा पानी वहाँ पहुँच रहा है, यानी ऊपर का मतलब नॉर्दर्न एरिया से, सॉरी एंटार्क्टिक से, नीचे से. तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ है. देखिए ये साउथ अमेरिका का एक मुल्क है चिली, और चिली से ऊपर जो है वो पेरू, और इसमें जो पानी नीचे से बहता हुआ आ रहा है ये अंटार्कटिका की ठंडे पानी, चूँकि यहाँ पे गर्मी होती है, यहाँ का पानी आगे की तरफ मूव करता है और यहाँ से एक करंट चलता हुआ आ रहा है जो कि अंडरग्राउंड अंडर वाटर करंट चलता हुआ आ रहा है और ठंडा पानी यहाँ तक पहुँचा रहा है, जिसकी वजह से निस्बतन, हालांकि इक्वेटर के करीब है, लेकिन फिर भी यहाँ पे निस्बतन कम गर्मी होती है, जितनी होनी चाहिए थी उससे कम होती है. Lima, only 12 degrees south of the equator, has a temperature range of 16 to 22 degrees Celsius. On the other hand, the Gulf Stream, or North Atlantic Drift, which comes from the warm Gulf of Mexico, crosses the Atlantic Ocean to keep most of Europe's west coast much warmer than it should be. इसी तरह से यूरोप की जो वेस्ट कोस्ट है, यूरोप की जो वेस्ट कोस्ट है वो ये है. इसको अच्छा खासा ठंडा होना चाहिए था, लेकिन ये इतनी ठंडी नहीं है जितना ठंडा इसको होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिको की तरफ से, ये रहा मैक्सिको, मैक्सिको की तरफ से करंट बहता हुआ समंदर का, गर्म पानी का करंट इस तरफ आ रहा है. तो यूं समंदर में ठंडे और गर्म पानी के करंट्स बह रहे हैं, और बहुत से ठंडे इलाकों में जहाँ सर्दी ज़्यादा होनी चाहिए थी, वहाँ पे करंट जब गर्म पानी का पहुँचता है तो उस इलाके को निस्बतन गर्म रखता है. निस्बतन मतलब इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो 40 डिग्री चले जाएगा. फॉर एग्जांपल वहाँ होना चाहिए था -20, है इस वक्त 2 या 3, तो ये उसके मुकाबले में तो गर्म ही हुआ ना. तो हमने दो मिसालें ली कि यूरोप का वेस्ट जो है वो गर्म है, एक करंट जो बह रहा है उसके नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ़िलहाल, बात समझना ज़्यादा ज़रूरी है. गर्म पानी के करंट यहाँ पहुँच रहा है जिसकी वजह से ये गर्म, निस्बतन गर्म है. और पेरू जो मैंने बताया उसके अंदर जो है वो ठंडे पानी का करंट नीचे से पहुँच रहा है, तो ये निस्बतन उतना गर्म नहीं है जितना कि इक्वेटर के दूसरे मुल्क होते हैं, शहर होते हैं. ठीक है जी, बात समझ में आ गई. तो जो दुनिया में मुख्तलिफ करंट्स बह रहे हैं समंदरों के, उनके नाम रखे हुए हैं हमने बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त से, बड़े मज़े मज़े के नाम. तो अब आप लोग एक काम ये कीजिए कि ज़रा सर्च कीजिए कि नेम्स ऑफ ओशियनिक करंट्स या ओशन करंट्स. तो देखिए आपको क्या मिलता है. देखिए आप लोगों ने सर्च किया, मैंने भी सर्च किया, तो देखिए मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं. गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है जो मैक्सिको से नॉर्थ अमेरिका की तरफ से अक्रॉस अटलांटिक ओशन यूरोप की तरफ जाता है. ये देखिए, ये इन्होंने गर्म पानी के करंट्स को रेड से और ठंडे पानी के करंट्स को ब्लू से दिखाया है. तो ये एक आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी इंफॉर्मेशन है. करंट्स के नामों के साथ आप फेमिलियर हों. कैलिफोर्निया करंट है, इनको नाम पढ़ना सीखिए कौन कौन से करंट्स हैं. और ये याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस ये पता होना ज़रूरी है कि ठंडे और गर्म पानी के अलग अलग करंट्स मौजूद हैं. इनकी वजह से भी दुनिया में मुख्तलिफ इलाक़ों का जो क्लाइमेट है वो बनता है. अच्छा, अगली बात है रेनफॉल, बारिश. बारिश भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने कहा था टेम्परेचर और रेनफॉल. So rainfall is very important in determining the climate of a place. The world's average rainfall is between 1000 and 2000 mm a year. mm का मतलब मिलीमीटर.
दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश का एवरेज है वो अगर पूरी दुनिया का लगा लें, खुश्क इलाकों का भी हिसाब में जोड़ लें और बहुत ज़्यादा जहाँ बारिश होती है उसका भी हिसाब जोड़ लें, तो ऑन एन एवरेज 1000 से 2000 बारिश होती है। अभी कैसे नापते हैं कि आप एक बर्तन लीजिए और उसको छोड़ दीजिए खुली जगह पर। तो मुख्तलिफ इलाकों में खुली जगह पे बर्तन छोड़ दिए जाते हैं और जब बारिश होती है तो उसको नापा जाता है कि इस बर्तन में कितने मिलीमीटर पानी जमा हुआ। आज बारिश हुई, आज 2 मिलीमीटर बारिश हुई, आज बारिश हुई, आज 10 मिलीमीटर बारिश हुई, आज बारिश हुई, आज 20 मिलीमीटर बारिश हुई। हर दफ़ा उसको नए सिरे से नापा जाता है बारिशों में, और पूरे साल कितनी बारिश हुई उन सबको ऐड करके निकाल लिया जाता है कि टोटल इतने मिलीमीटर बारिश हुई। ठीक है, तो तकरीबन 1000 to 2000 मिलीमीटर एक साल में बारिश होती है। हालांकि 1000 से 2000 एक बड़ा डिफरेंस है, लेकिन बहरहाल है। और कुछ इलाकों में बिल्कुल नहीं होती और कुछ इलाकों में इससे ज़्यादा होती है, क्योंकि एवरेज फिगर होती है ना, तो इसका मतलब है कि बहुत सी जगहों पे इससे ज़्यादा भी होती होगी। Places in Atacama Desert on the western coast of Chile have no measurable rain for hundreds of years. सैकड़ों साल हो गए अभी तक वहाँ बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई, और Atacama is known as the driest place on earth. On the other hand, चेरापूंजी असम में है, इंडिया में, had 22,990 ऑफ रेन इन 1 ईयर। एक साल में इतनी बारिश हो गई 1861 में वहाँ पे। तो वहाँ वैसे ही बारिश ज़्यादा होती है असम में। दिस इज़ स्टिल द वर्ल्ड रिकॉर्ड, और आज तक दुनिया में इतनी बारिश का रिकॉर्ड उसी के पास है, सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड। बात समझ में आती है? तो बारिश भी कम ज़्यादा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे होती है, जो यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया अलग से। को इक्वेटर के करीब होना, कोस्ट के करीब होना, करंट्स का भी इसमें कुछ ना कुछ असर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलके इस बात का नतीजा बनता है कि बारिश कहाँ ज़्यादा होगी। जैसे कि कराची कोस्ट के करीब है, कोस्टल एरिया है, उसके बावजूद कराची में कम क्यों होती है? कि किस तरह का शेप है उस जगह कंट्री का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बारिश होने वाले बादलों के या बारिश होने वाले करंट्स उसके रास्ते में उससे पहले कोई और ज़मीन ऐसी मौजूद हो जो कि बारिश को होने से रोकती हो। जैसे कि कराची के साथ केस है कि इंडिया का जो साउदर्न इलाका है वो पूरा का पूरा इस तरह का है कि जिसकी वजह से जो बारिश है वो इस एरिया में ज़्यादा बरस जाती है और ये प्रोटेक्टेड रहता है। तो अच्छी बात भी हो सकती है और बुरी बात भी। अच्छी बात उस वक्त हो सकती है जब तूफ़ानों से बचाती है ये वजह हमें, इस वजह से कराची में तूफ़ान, समंदरी तूफ़ान कम आते हैं और वो आसपास के जो दूसरे इलाके हैं उनसे टकरा के ख़त्म हो जाते हैं। हम तक पहुँचते पहुँचते उनका असर कम हो जाता है। लेकिन उसकी वजह से नुकसान ये भी होता है कि सारा साल कम ही बारिश होती है, जबकि दूसरे कोस्टल इलाकों में सारा साल बारिश होती रहती है। खैर, अच्छा जी, आखिरी दो बातें रह गई। एयर प्रेशर, हवा का वज़न कितना है? तो देखिए हवा का वज़न कितना है महसूस कीजिए। एयर मे नॉट सीम टू हैव एनी वेट बट इट डज। आपको लगता है कि हवा का कोई वज़न नहीं होगा, लेकिन होगा। इट इज़ जस्ट दैट वी डू नॉट नॉर्मली फील इट। हमें नॉर्मली इसका अंदाज़ा या महसूस नहीं करते हम इसको। Above each of us is a column of air several kilometers high. Actually, this column of air weighs about 230 kilograms. हर वक्त हम लोगों के ऊपर, अगर हम सरफेस पे हैं, समंदर के करीब हैं, बहुत ऊंची जगह पे नहीं है, तो तकरीबन 230 किलोग्राम हवा हर वक्त हमें प्रेस कर रही है। 230 किलोग्राम ऑफ एयर को हम बर्दाश्त करने की आदत है हमें। अच्छा, ये क्या बात हुई? इसको समझने का एक आसान तरीका ये है कि आप सोचिए कि जहाँ से हवा मौजूद है वहाँ से आप तक एक ग्लास मौजूद है। अब इसमें ये ग्लास आपके सर पे रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ इस डायग्राम में है, और सोचिए कि इस ग्लास में अब पानी भरते हैं। तो ये बात आपको समझ में आएगी, अगर इतना सा पानी भरेंगे तो वज़न कम होगा आपके ऊपर, और पानी भरेंगे तो वज़न और ज़्यादा होगा, और पानी भरेंगे तो वज़न और ज़्यादा होगा। पूरा किलोमीटर्स का जितना पानी भर देंगे तो कितना वज़न होगा आपके ऊपर। तो जैसे पानी एक फ्लूइड है और उसका वज़न है, इसी तरह से हवा भी एक फ्लूइड है, उसका वज़न है, पानी के मुकाबले में कम है लेकिन वज़न तो है। तो एयर प्रेशर जो है वो हमें हर तरफ महसूस होता है, और एयर प्रेशर कितना ज़्यादा होता है इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कोई बोतल लीजिए
और उसके अंदर से एयर प्रेशर ख़त्म कर दीजिए, अंदर की हवा ख़त्म कर दीजिए। हमें एयर प्रेशर इतना इसलिए महसूस नहीं होता कि हम हर चीज़ जिसके ऊपर बाहर से हवा प्रेशर लगा रही है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ हवा है या वो अंदर से सॉलिड है। तो अंदर की हवा भी उस प्रेशर को बर्दाश्त कर रही है, काउंटर कर रही है, रोक रही है। लेकिन अगर किसी बोतल में से हवा निकाल दें तो ऊपर के प्रेशर को रोकने वाली कोई चीज़ नहीं रह जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली एयर प्रेशर कितना है। तो उसका बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट है कि कोई टीन की बोतल लीजिए, टिन की, जिसके ऊपर के कैप आसानी से लगाया जा सकता हो। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग अपने लैब में जाके कीजिए, शाबाश। एक टिन की बोतल लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा पानी भरिए, हल्का सा बिल्कुल, और फिर उसको गर्म कीजिए। उसको इतना गर्म कीजिए कि ऊपर से आपको पानी के जो स्टीम है ना वो बाहर आती हुई नज़र आने लगे। जब स्टीम बाहर आती हुई नज़र आने लगे इसका मतलब है कि स्टीम फैलना शुरू हुई होगी और हवा को उसने बाहर निकाल दिया होगा, तभी स्टीम बाहर आती हुई नज़र आ रही है। अब जल्दी से इसके ढकने को बंद कर दीजिए। जब ये ढकना बंद कर देंगे तो उसके बाद एहतियात के साथ लैब की जो सेफ्टी इक्विपमेंट है उसको यूज़ करते हुए इस गरम गरम बोतल को, चूँकि अब इसमें स्टीम भरी हुई है, इस गरम गरम बोतल को नल के नीचे डाल दीजिए। नल में ठंडा पानी आ रहा होगा, जिससे अंदर की स्टीम ठंडी होकर वापस पानी बन जाएगी और यहाँ पे क्या रह जाएगा, हवा तो पहले ही बाहर निकल चुकी है और स्टीम पानी बन गई है, तो फिर अंदर क्या रह गया, अंदर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम हो गया। जब अंदर हवा नहीं रही बाहर की हवा के प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए, तब पता चलेगा कि बाहर की हवा का वज़न कितना होता है। फिर आप देखिएगा इस बोतल के साथ क्या होता है। तो ज़रा शाबाश ये एक्सपेरिमेंट करें, फिर हम आगे चलते हैं। सो हम सबके ऊपर जो है तकरीबन 230 किलोग्राम का वज़न मौजूद होता है जो हम फील नहीं करते। दिस एयर प्रेशर और एयर वेट इज़ नॉट स्टडी, ये बिल्कुल एक जैसा हर जगह नहीं रहता। ज़ाहिर है कहीं हवा, कहीं हम ऊपर चले जाते हैं तो हवा का कॉलम कम हो जाएगा हमारे ऊपर। समटाइम्स इट प्रेसेस मोर हैवीली ऑन द अर्थ दैन अदर टाइम्स, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है इसका वज़न। द एवरेज इज़ अबाउट 1 किलोग्राम ऑन एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ लीजिए कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पे 1 किलोग्राम का वज़न होता है। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब होता है ऐसे सेंटीमीटर और ऐसे सेंटीमीटर, तो ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बन गया। इसके ऊपर तकरीबन इतना हिस्सा अगर आपका है तो उसके ऊपर 1 किलो का वज़न होगा। When the pressure is high, the air is pushing down on the surface. The weather is usually fine and dry. जब हवा ऊपर से नीचे की तरफ जोर लगा रही है तो ऊपर हवा जो, अगर हम दुनिया को देखें ऐसे यूं करके देखें, ये दुनिया की एक एक डायरेक्शन में देख रहे हैं हम, और ये हवा है। तो हवा जब ऊपर से नीचे ज़्यादा ज़ोर लगा रही है तो चूंकि ऊपर की हवा ठंडी होती है और खुश्क होती है और नीचे समंदर के करीब की हवा गर्म और गीली होती है। ऊपर की हवा जब नीचे आ रही है इसका मतलब है कि खुश्क हवा नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही है, फ्रेश होती है, ठंडी और खुश्क हवा फ्रेश फील होती है आपको। तो जब प्रेशर हाई होता है, और प्रेशर हाई और लो कब होता है, वो टेम्परेचर की वजह से होता है। मैंने आपको बताया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा ऊपर की तरफ उठती है, जब टेम्परेचर कम होता है तो हवा नीचे की तरफ आती है। तो जब प्रेशर हाई होता है और ऊपर से हवा नीचे की तरफ पुश कर रही होती है तो वेदर आमतौर पर ड्राई और ठंडा महसूस होता है। व्हेन द प्रेशर इज़ लो इट इज़ यूजुअली स्टॉर्मी एंड वेट, और जब प्रेशर लो होता है तो फिर आपको जो है वो मौसम में नमी महसूस होती है, बारिश के चांसेस होते हैं। क्योंकि जब प्रेशर लो होता है तो फिर जिधर हाई प्रेशर होता है वहाँ से हवाएं जो हैं वो लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू करती हैं जो कि गीली होती हैं। और इसको मैं आपको यहाँ भी दिखा सकता हूँ गूगल अर्थ पे। बहुत हमारे लिए यूज़फुल टूल है। ये देखिए हम अपना मुल्क ही लगाते हैं। तो जब प्रेशर हाई होगा तो ऊपर से हवा नीचे की तरफ आ रही होगी हमारे मुल्क में, और जब ऊपर से हवा नीचे आ रही होगी तो हवा खुश्क और ठंडी होगी, खुश्क और ठंडी। लेकिन जब प्रेशर लो होगा इसका मतलब है कि हमारे इलाके से हवा ऊपर उठ रही है। जब हमारे इलाके से हवा ऊपर उठेगी तो उसको फिल करने के लिए समंदर की तरफ से हवाएं हमारे अंदर दाखिल होंगी, जो गीली भी होंगी और निस्बतन गर्म भी होंगी। तो आपको हादसा फील होगा, आपको थोड़ा ज़्यादा चिपचिपाहट महसूस होगी और बारिश के चांसेस बढ़ जाएंगे।
तो यूं हवा का प्रेशर कम और ज़्यादा होने से भी मौसम यानी सर्दी गर्मी और बारिश दोनों पे असर पड़ता है। और फिर विंड की एक और बात देखें, विंड पे कितनी चीज़ें डिपेंड करती हैं, मौसम कितना ज़्यादा विंड पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन ऑफ द विंड, द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड यूजुअली ब्लो ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन क्लाइमेट। आपको पता है कि अगर हवा किसी रेगिस्तान से गुजर के आप तक आएगी तो वो निस्बतन गर्म और खुश्क होगी, समंदर की तरफ से आपकी तरफ आएगी तो वो निस्बतन गर्म और गीली होगी, अगर किसी आर्कटिक रीजन से आ रही है तो ठंडी और खुश्क होगी। तो अलग अलग इलाकों से जो हवा टच करती हुई आ रही है, उस इलाके का टेम्परेचर और उस इलाके की नमी का ज़्यादा होना या कम होना, दोनों सूरतें उस हवा में मौजूद होंगी। The direction from which the winds usually blow also has an effect on climate. If a place mainly has north winds, it is usually cold because they blow in from the Arctic or colder region. बात समझ में आती है कि नॉर्थ से आ रही है तो आर्कटिक रीजन से आ रही है तो ठंडी होगी, जैसे मैंने अभी कहा था। इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर कहते हैं दुनिया को हमने दो टुकड़ों में बांटा है। ये दुनिया है, ये इक्वेटर है, तो ये नॉर्दर्न आधा सर्कल और ये साउदर्न आधा सर्कल। दुनिया के ज़्यादातर मुल्क नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, कुछ ही साउदर्न हेमिस्फेयर में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है या अफ्रीका का कुछ एरिया शायद, या साउथ अमेरिका का कुछ एरिया है। ठीक है जी। तो इन द साउदर्न हेमिस्फेयर इट इज़ द साउदर्न विंड्स विच आर कूल, नीचे से आती हैं, वो एंटार्क्टिक से आती हैं तो वो ठंडी होती हैं, और नॉर्थ से जब उनके पास जाती है तो वो निस्बतन गर्म होती है क्योंकि उनके नॉर्थ पे इक्वेटर है। ठीक है। If the winds blow across a large area of sea, they pick up large amount of water and produce a rainy climate. ये बात भी मैंने अभी समझाई थी कि जब समंदर के पास से गुजरेंगी तो उसमें पानी ज़्यादा होगा। If the place faces north in the northern hemisphere, it is usually cool. अगर किसी इलाके का मुंह नॉर्थ की तरफ से, वहाँ से हवा आ रही है उसकी तरफ, तो वो ठंडा ही होगा। इफ़ इट फेसेस साउथ, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का कोई इलाका साउथ की तरफ मुंह है उसका, तो वो निस्बतन गर्म होगा। ये देखिए, जैसे कि बहुत ही मशहूर बात है कि वो इलाके जिनका मुंह ऊपर की तरफ है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इनका मुंह ऊपर की तरफ है, वो ठंडे ज़्यादा हैं, जिनका मुंह नीचे की तरफ है वो निस्बतन गर्म है। ठीक है, जैसे स्पेन है, ग्रीस है, निस्बतन गर्म है। यूरोप के मामले में हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। प्लेसेस इन वैलीज आर ऑफन शेल्टर्ड एंड हैव वार्मर क्लाइमेट्स। इसी तरह से जो वैलीज हैं वो नॉर्मली क्या होती हैं, वो यूं होती हैं, तो वैली के अंदर हवा की डायरेक्शन या हवा के डायरेक्ट इफेक्ट से वो बची हुई होती हैं, इसलिए आसपास के पहाड़ों के मुकाबले में उनका क्लाइमेट निस्बतन गर्म होता है। ठीक है भाई, तो देखें कितनी सारी हमने मज़े मज़े की चीज़ें क्लाइमेट के बारे में जानी। एक असाइनमेंट आप और लिखिए, अभी कीजिए इसको। वो असाइनमेंट ये है कि आप ये मालूम कीजिए कि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में एवरेज रेनफॉल कितना है। ठीक है, और उसके अलावा अपनी पसंद के किसी दो शहरों के नाम और लिखिए। अपने शहर का निकालिए और फिर अपनी पसंद से किसी भी दुनिया के किसी भी दो शहरों का नाम लिखिए और वहाँ का एवरेज रेनफॉल निकालिए। इंटरनेट पे लिखेंगे तो बड़े आराम से आ जाएगा, 1 मिनट में मिलीमीटर में रेनफॉल आ जाएगा, एवरेज रेनफॉल इन अ ईयर। तो इसको कंपेयर कीजिए कि आपके इलाके में रेनफॉल कितनी होती है और दुनिया के बाकी जो दो शहर आपने निकाले वहाँ कितनी होती है। एक असाइनमेंट तो ये है। अच्छा जी, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। वाई इज़ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल सो इम्पोर्टेंट फॉर द क्लाइमेट। इसका जवाब आप लोग बनाएंगे कि रेनफॉल क्लाइमेट के लिए क्यों ज़रूरी है, क्लाइमेट के ऊपर रेनफॉल का क्या असर है। तो रेनफॉल बहुत ज़रूरी है, रेनफॉल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इन सवालों का जवाब देने के लिए हम आपको दे रहे हैं 1 दिन का टाइम, जिसमें कि आप घर जाएंगे, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको सवाल, फिर आप घर जाएंगे थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, लेकिन करेंगे क्लास में आकर ही सॉल्व।
तो वाई दी इज़ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल सो इम्पॉर्टेंट फॉर द क्लाइमेट, क्यों इम्पॉर्टेंट होती है रेनफॉल? थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, बहुत कुछ मैंने भी बताया, थोड़ा सा आप भी रिसर्च करके आइए और फिर बताइए कि रेनफॉल क्लाइमेट के लिए क्यों ज़रूरी है। फिर ये क्लास में आके अपने अपने रजिस्टर्स में इसके आंसर बनाइएगा। अगला सवाल है, हाउ हाई वुड द रेनफॉल इन चारपुंजी रीच in your school if all stayed on the ground, if it all stayed on the ground? अगर चेरापूंजी की बारिश हमारे यहाँ हो जाती और वो कहीं इधर उधर ना जाता, पानी वहीं जमा होता रहता, तो कितने ऊपर तक जाता? तो आप देखिए आपके स्कूल की बिल्डिंग कितने मिलीमीटर हाई है, और अगर 20,000 मिलीमीटर बारिश हुई है तो आपके स्कूल की बिल्डिंग में कहाँ तक पानी जाता, कितना ऊंचा जाता? ये निकाल के लिखिए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट क्लाइमेट? कोई और चीज़ें, जैसे मैंने कहा इन सारे सवालों के जवाब के लिए आप पहले एक दिन घर से रिसर्च करके आएंगे और फिर अगले दिन आके इनको फिल करेंगे। तो अभी मैं जो आपको समझा रहा हूँ इसकी मदद से आप घर जाके थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा और नेक्स्ट डे आके इनके आंसर्स देखिएगा। तो कोई और चीज़ें जिसकी वजह से कि क्लाइमेट में चेंज आता हो, इन फैक्टर्स के अलावा भी कोई चीज़ें हों अगर आपके ख्याल में, तो ज़रा सर्च कीजिए, शाबाश। Listen to the weather forecast that follows the news on television. Can you see how air pressure is linked to fine or rainy weather in different parts of the countries? इसका तरीका ये होगा कि आप स्कूल में ही अपने पास यूट्यूब पे ही वेदर फोरकास्ट लगाइए, कोई भी किसी भी मुल्क की, और देखिए जब वो मैप दिखा रहे होंगे तो उस पर हवाओं के चलने की डायरेक्शन दिखा रहे होंगे, और ये दिखा रहे होंगे यहाँ हाई है, यहाँ लो है, यहाँ हाई है, यहाँ लो है, और ये समझा रहे होंगे कि लो से हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है जो विंड का फ्लो है, और यहाँ पे बहुत लो हो गया है, यहाँ पे बारिश हो सकती है, और यहाँ पे तूफान आ सकता है, बहुत ही लो हो गया है, यहाँ तूफान आ जाएगा, वगैरह वगैरह। तो यूँ आप अपने पास यूट्यूब लगा के कोई भी वेदर फोरकास्ट किसी भी मुल्क की, अगर अपने मुल्क की देखना चाहें तो अपने मुल्क की देखिए, किस तरह से एक बड़ी सी स्क्रीन पे वो आपको दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से हवाएं चल रही हैं, और हवाओं का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ज़रा देखिए, शाबाश। फिर आखिरी सवाल है, व्हाट डिफरेंस वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड बिटवीन होम ड्रेस एंड फूड ऑफ फैमिली लिविंग इन गिलगित एंड दैट वन इन सिंगापुर? फाइंड दीज प्लेसेस इन योर एटलस एंड आंसर हेल्प यू आंसर दिस क्वेश्चन। अगेन इसकी रिसर्च आप कर सके कहेंगे गिलगित में रहने वाले लोगों का और सिंगापुर में रहने वाले लोगों का जो रहन सहन है, उनके कपड़ों में, उनके खाने में फ़र्क होता है, तो क्यों होता है, किस तरह का फ़र्क होता है? आखिरी असाइनमेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ वो भी क्लास में देखेंगे, शॉर्ट शॉर्ट करके देखेंगे, उसको भगा भगा के देखेंगे। वो क्या है? लाइफ इन साइबेरिया विंटर। ये लिखेंगे, एक फैमिली या फैमिली लाइफ लिख लीजिएगा। तो आपको देखेगा कि जब इतनी सख्त सर्दी है, -30 -20 टेम्परेचर है, तो लोग कैसे ज़िंदा रहते हैं। तो वो एक वीडियो छोटी सी, शाबाश, देखें, उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे लोगों का रहन सहन, उनके जीने का अंदाज़, तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने अपना लेसन कंप्लीट किया। आप लोग इन सवालों के जवाब कंप्लीट कीजिए, फिर हम आपसे नेक्स्ट लेसन के साथ मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।